इस गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात में विभिन्न संगठनों के तमाम सारे अध्यक्ष और महामंत्री का समन्वय मंडल की बैठक, इसमें हमें भी आमंत्रित किया गया और तमाम सारे सीनियर लीडर जो आपके बीच में हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विष्णु भाई पटेल जी का, जिन्होंने कई बार मुझसे निवेदन किया कि बंधु जी आप एक बार गुजरात आइए, हम सब की इच्छा है, लेकिन समय अभाव की वजह से हम समय नहीं दे पा रहे थे। ये डेट किसी तरह से तय हुई, इसमें भी अड़चन आई, मेरे भी कार्यक्रम लगे थे, लेकिन अशोक भाई जी हमारे बहुत ही निकटस्थ हैं, बड़े भाई हैं, इनका बहुत ज्यादा प्रेशर था कि सर हमने इतनी बार विष्णु भाई को मना किया है, मना करने की स्थिति में नहीं है, तो आप जरूर आइए। तो मैं आपके बीच में आया, आप सबने जो स्वागत और सम्मान दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया, आपको धन्यवाद। हमारे मंच पर तमाम सारे सीनियर लीडर दिल्ली से चल करके आए, कर्मचारी यूनियन के बड़े नेता प्रेम, हमारे बड़े भाई प्रेम जी और बघेला साहब, पटेल जी, संजय भाई, यह पूरी टीम जो है उन सब का शुक्रिया धन्यवाद देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग कार्यक्रमों में जाता हूं तो कहते हैं जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम छूट गया। मैं कहना चाहता हूं नाम छूट जाए तो छूट जाने देना, इस सवाल चल रही है बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन भी अगर छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस न छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। तो तैयार है ओपीएस के लिए? हम थोड़ा जानना चाहते हैं ओपीएस में कितने लोग, ओपीएस के अंतर्गत कितने लोग हैं जो ओपीएस के ऑलरेडी अंतर्गत हैं, जो ओपीएस के सिस्टम में है, कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। और कितने लोग एनपीएस में हैं? एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे सभी लोग। एनपीएस वाले साथी जो है, आप भी हैं? अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसलिए इसको जानना चाहता हूं। अभी बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये लड़ाई सबकी है और सच में ही सबकी लड़ाई है। तो मैं उसी विषय पे आता हूं। गुजरात जहां से कहते देश चल रहा है, तो ओपीएस भी वहीं से शुरू हो, ओपीएस भी वहीं से शुरू हो। और ये जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? बोलिए, किसने बंद किया है और कौन रुकावट है? यही के लोग हैं, यही के लोग हैं। और पूरे हिंदुस्तान में तो एक ही बात कहा जाता है, कुछ गुजराती लोग बहुत होशियार होते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन इसको सिद्ध करिए, ओपीएस ले लीजिए तो होशियारी प्रमाणित हो जाएगी। और अगर नहीं ले पाते तो इसके बाद भी गलत हो जाएगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ओपीएस चाहिए? मैं थोड़ा सा ओपीएस पे आता हूं, जो लोग साथी नहीं ओपीएस में हैं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। हम नाम बहुत सुने हैं, ओल्ड पेंशन, ओल्ड पेंशन, लेकिन वास्तव में है क्या? इसको थोड़ा जानना जरूरी। ओल्ड पेंशन है क्या? क्योंकि जब आपको समझ में बात आ जाएगी कि ओल्ड पेंशन क्या है और हमसे कितनी बड़ी चीज छीनी गई है, तो विष्णु भाई बुलाए न बुलाए, अशोक भाई बुलाए न बुलाए, संजय भाई बुलाए न बुलाए, आप इस लड़ाई में सबसे पहली पंक्ति में आएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कितनी बड़ी चीज छीनी गई। जो हमारे तमाम सारे पुरानी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन में आते हैं, इनके खाते में जीपीएफ आया करता था। जीपीएफ जानते हैं? जो लोग पुरानी पेंशन के अंतर्गत हैं, उनके लिए जीपीएफ रामबाण हुआ करती थी, एक बड़ी ताकत जीपीएफ हुआ करती थी, उनका मान और सम्मान जीपीएफ हुआ करता था, जो एनपीएस में नहीं है। या जो लोग एनपीएस में है उनके खाते में कई लाख है, जो लोग जीपीएफ में है उनके खाते में कई कई लाख रुपए है। ये जानते हैं क्या चीज हमारी है? हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो लोग कहते हैं चिंता न करना बेटी, ये जीपीएफ किस दिन काम आएगा, हम तुम्हारा हाथ पीला करेंगे और तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। ये जीपीएफ की ताकत है, ये ताकत है। आप कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनो, एमबीबीएस बनो, आईएएस बनो, आप बेटा चिंता न करना, ये जीपीएफ का पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगा देंगे। ये जीपीएफ हमारे भविष्य है, जिसको छीना गया है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? बहुत सारी चीजें जो ओपीएस में मिलती है,
व्यवस्था बहुत बड़ी ताकत थी। वेतन आयोग में उसका जुड़ाव था। आने वाले समय में बढ़ोतरी हुआ करती थी। अगर आप वेतन आयोग से बाहर कर दी जाए, आज आपकी जो पेंशन है 10 साल बाद भी वही रहेगी। अगर वेतन आयोग से आपको डीए से आपको अलग कर दिया जाए तो ये सब ओपीएस की खूबसूरती है मित्रों। ओपीएस की बात को समझो कि ओपीएस कितनी बड़ी चीज है। यहाँ बैठे तमाम लोग हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। एनपीएस में है भाई साहब? आप हैं एनपीएस में? एक बार यहाँ आ जाए। ऐसे ही नई पेंशन में है, आप समझ रहे हैं नई पेंशन? भाई साहब अगर आपका 100 रुपए गिर जाए तो आप उसको उठाएंगे नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। 500 रुपए गिर जाए उठाएंगे नहीं उठाएंगे? 1000 रुपए गिर जाए उठाएंगे नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो पैसा हमारी कमाई का है। अगर 100 रुपए 500 रुपए 1000 गिर जाएगा फिर भी हम उठाएंगे। और अगर उस समय उठाते समय कोई और कहे कि मेरा है, आप क्या करोगे? दे दोगे? क्या करोगे आप मांगोगे? अगर मांगने में भी नहीं दोगे तो 100 रुपए के लिए भी आप लड़ जाओगे कि हमारी ये है, 100 रुपए हमको मिलना चाहिए। हम सब्जी के दुकान में जाते हैं, 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर होता है। हम उस दुकानदार से कहते हैं भाई साहब 50 में नहीं, आप 45 में दो। हम लड़ते नहीं लड़ते, 5 रुपए के लिए लड़ते हैं। हम रिक्शे में बैठते हैं, वो कहता 20 रुपए का किराया है, हम कहते हैं 18 रुपए देंगे। हम 2 रुपए की लड़ते हैं। अरे वो भी लाख होता है, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम क्यों नहीं लड़ेंगे? लाखों का पैसा है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। 5 रुपए के लिए 2 रुपए के लिए हम रोज लड़ते हैं। लाखों रुपए हमारे चले गए और हम चुप बैठे हुए। ये ध्यान रखना। यहाँ ओपीएस में भी, आप ओपीएस में है सर? क्या ओपीएस में है जी? एनपीएस में यहाँ तमाम लोग सब लोग होंगे, सर भी होंगे। ओपीएस में है? एक मिनट आता पूरा नहीं मानेगा इसे, बस थोड़ा समझने के लिए। अब मैं आपको खबर कर नहीं करें, अब आपको लाइव में दिखाता हूँ एनपीएस ओपीएस है क्या। समझ चाहता हूँ मैं। भाई साहब ओपीएस में है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। दाढ़ी बनी हुई है, चश्मा अभी नहीं लगा है, ये ओपीएस की ताकत है। चमक देख रहे हैं, ये चमक ओपीएस की है। ये है ओपीएस, इसको समझो ओपीएस। क्योंकि टेंशन लाइफ में नहीं है, ये ओपीएस की ताकत है। इधर देखिए, तेरा क्या होगा बना लिया। देख रहे, दाढ़ी बनी हुई है, शेविंग हुई नहीं, आंख में चश्मे लगे, रोशनी कम हो गई, एनपीएस का टेंशन। ये एनपीएस है। अब इसी से समझ लाइए वो ओपीएस और एनपीएस क्या है। और एक उदाहरण आपको बताता हूं। अब आप कल्पना करो, अगर ये भी रिटायर होंगे, आप भी रिटायर होंगे ना? अच्छा मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं, कई साल बाद अगले साल रिटायर होंगे। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इस मुद्दे का मर्म समझिए। अगर ये रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होकर जब अपने घर जाएंगे तो इनके घर वाले ऑफिस तक ढोल मजारा और तमाम फूल माला लेके आएंगे, क्योंकि इनको पता है घर वालों को ये बुढ़ा अभी 1 लाख देता था, रिटायर होने के बाद 50,000 को देगा ही देगा। सही है गलत है? सही है गलत है? ये 50,000 रुपए और वेतन में देरी हो सकती है, पेंशन पहली तारीख को आती है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। अब इनके साथ क्या होगा? इनके साथ समझिएगा, इनको ढोल बजाने के साथ घर लाया जाएगा और घर लाने के बाद इनको सेवा की जाएगी। इनके चेहरे से मोहब्बत नहीं है दोस्तों। हर महीने ओपीएस, समझ गए? अब मान लीजिए इंसान है, बीमार भी हो सकते हैं। मान लीजिए बीमार हो गए, ठंडी का समय है, हवाएं चल रही हैं और ये खांसने लगे, रात के 2 बजे बीमार हो गए, खांसने लगे। इनकी बहू उठ के कहेगी, अजी सुनते हो बाबूजी को खांसी आ रही है, अस्पताल में दिखाओ। रात के 2 बजे वो कहेंगे सोने दो रात, अरे नहीं बुढ़ा काम का है, बुढ़ा काम का है। इनको गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़े अस्पताल ले जाया जाएगा। वहां बहू बेटे कहेंगे
डॉक्टर साहब इनको बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, जीपीएफ किस दिन काम आएगा, इनकी सेवा होगी, ये स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आएंगे, घर में इनको कपड़े बदले जाएंगे और एक ही कहेंगे, अरे बहू कल हमको विष्णु भाई पटेल ने गांधीनगर में मीटिंग बुलाई है, हमको 8 बजे एक चाय बना के दे देना, हम चाय पी के जाएंगे। बहू कहेगी बाबूजी चिंता नहीं करना, कॉफी और ब्रेड और उसके बाद 2 बादाम खा लेना, बुढ़ापे के शरीर में थोड़ा एनर्जी चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा? बादाम भी दो दिएंगे और टिफिन दे देंगी, बाबूजी ध्यान रखना अपना, क्योंकि लौट के घर आना। सही है गलत है? इधर एक नजारा ये होगा, ये आने वाले समय में आपको मैं दिशा दे रहा हूँ। एक मिनट मेरा अरे ये भी तो एनपीएस है, ये भी तो इंसान है, कभी न कभी तो रिटायर होंगे, नहीं होंगे कि एनपीएस वाले अमृत तुमने किया है, अमर है, ऐसा तो नहीं है, ये भी रिटायर होंगे, ये रिटायर होंगे, इनके घर वाले क्या सोचेंगे, अभी तक तो बंदा ठीक ठाक तनख्वाह दे रहा था, अब घर ला के क्या समझेगा लाज, वहीं से कहीं अपना चला जाता, गुजरात में तमाम वृद्धाश्रम है या नहीं है? घर वाले यही सोचेंगे, सच्चाई बता रहा हूं, ये सच है, ये सोचेंगे यहाँ ना आए क्योंकि पेंशन वेंशन तो मिलनी नहीं है, अंड फंड है ही नहीं है, जो बचा कुचा होगा भारत सरकार उसके मित्रों को मिल जाएगा, इनके हाथ खाली है, इनको कोई नहीं पूछेगा। मान लीजिए रहम आ गई, घर ले चले आए, रात का समय 2 बजे खांसी इनको आई, एनपीएस वालों नहीं आएगी क्या? इनको भी खांसी आएगी, ये भी खांसेंगे रात में 2 बजे बहू उठेगी, कहीं सुनो जी उठो, आज का आज फैसला होगा, या तो एक उठा करके रहेगा या तो मर जाओ, या तो उठा करके रहेगा या तो रहेंगे। वो समझाएंगे भगवान समझती नहीं, मेरे पिता है, इनको रहने दो, कहने नहीं मैं आज ही फैसला करूं। इनको घर के बाहर बरामदा क्या करते हैं, घर के बाहर जो होता है आगणो 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 कहते हैं, घर के बाहर जो भी है, इनको घर के बाहर कर दिया जाएगा, वहां हवाएं और तेज चलेगी, खांसी इनको और बढ़ेगी, और ये खांसते 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 रहेंगे, बहू आएगी, ये आदमी झूठ बोलता था, कहता था मैं सरकारी कर्मचारी था, पेंशन पाता नहीं, झूठ बोलता था, सरकारी कर्मचारी खाया नहीं था। आपके लोग आपके जमीन पर सवाल उठाने वाले, ये आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूं, आपके लोग पूछेंगे कि आप सरकारी कर्मचारी थे या नहीं थे, इनसे पूछा जाएगा, और इनको फिर क्या होगा, इनको बांध बूंद करके लाद करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाएगा, और वृद्धाश्रम में जब चले जाएंगे तो आप लोग हंस रहे हैं, यही अकेले जाएंगे क्या? अरे जो एनपीएस वाले हैं सब वही मिलेंगे, सब वही मिलेंगे। तो मैं यही कहने आया हूं, क्या वृद्धाश्रम जाना ठीक है या संघर्ष करना ठीक है? क्या ठीक है बोलिए भाई। आज एक गुजरात का आदमी इतना बोल रहा, पूरा देश अजीज आ गया और आप बोलने का संघर्ष है वृद्धाश्रम, संघर्ष है वृद्धाश्रम, संघर्ष है वृद्धाश्रम। अगर बुढ़ापे में आपको इज्जत सम्मान चाहिए तो 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर आगे लोग 25 नवंबर 25 नवंबर या तो दिल्ली या तो वृद्धाश्रम, आप तय कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर गलत बिक्री हो तो समझ जाता हूँ, वैसे गुजरातियों को डरी रहे आज तक, अच्छा भी रखना, बाहर निकलना देख एनपीएस यूपीएस समझ में आया, एनपीएस ओपीएस समझ में आया। अब हम लोग ओपीएस की लड़ाई लड़े, ओपीएस की लड़ाई लड़े, बीच में एक नया और आ गया, एक और आ गया। कौन सा आ गया? यूपीएस। हम गांव में गए थे जनसंपर्क करने, एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा भाई साहब आप जीत गए विजय बंधु जी, आपने तो लागू करवा दिया। हमने क्या हो गया? कल ओपीएस लागू हो गई। हमने ओपीएस नहीं है, यूपीएस है। तो उन्होंने कहा अच्छा वही मैं समझ रहा था, यूपीएस का मतलब। वो बुजुर्ग कहा ऊट पटांग पेंशन योजना, ऊट पटांग पेंशन योजना।
यूपीएस मतलब एक बार अपने लिए जो ताली सब लोग बजा लीजिए तो आगे बात और जम के लगाइए। यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। क्या स्वीकार है आपको? क्या स्वीकार है? गुजरात में लोग बोलो भाई। अच्छा घर में है इसीलिए डर रहे। ऐसा तो हो सकता है ना अभी भी? ऐसा नहीं। गुजरात महात्मा गांधी की भूमि रही है, गुजरात सरदार पटेल की रही है। जिनको अंग्रेजों को भगाने में नहीं डरे तो गुजराती आज भी नहीं डरेंगे। ये मेरा आपसे अपील है कि गांधी की भूमि है, सरदार पटेल की भूमि है। मैं नमन करता हूँ ऐसे महापुरुषों का। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूपीएस, उसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपकी बात आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा समझिएगा। बहुत बहुत छोटे में संक्षेप में आप समझना। एक राजा था, उसने कहा हमारे राज्य में जितने लोग हैं उनका एक पैर काट दिया जाए। अब राजा को राजा समझे भैया, अब राजा को राजा का आदेश फरमान हो गया। राज्य के लोगों का एक एक पैर कटने लगा। अब करते 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 कुछ दूर तक मामला पहुंचा। कुछ लोग कहे यार पैर तो अपना है, राजा क्यों कटवाना है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। ये बात धीरे धीरे दूतों के माध्यम से राजा के पास पहुंचा तो राजा ने एक आदेश और दिया, कहा दोनों हाथ एक पैर काटे जाएगा। क्या हो? एक पैर और दोनों हाथ काट दिया जाए। फिर अब राजा का आदेश तो कटने लगा और लोग कटवा रहे। कुछ दूर जाते जाते आप जैसे बहुत ही लोग मिले, उन्होंने कहा यार हाथ पैर तो हमारा, राजा को कटवा रहा। उसी में कुछ और डिमांड मिले, कहे यार इससे अच्छा तो पुराना वाला आदेश सही था, एक एक पैर कटता था, अब तो दोनों कट रहा है। वो एक पैर वाला यूपीएस है, हाथ पैर दोनों कटवा देना यूपीएस है। समझ में आ रही नहीं है? तो कुछ कभी लोग की तुलना करने लगते इससे उससे अच्छा है। नो, हमारी लड़ाई ओपीएस की है। आप जब भी तुलना करिएगा ओपीएस से तुलना करिएगा। एनपीएस यूपीएस के चक्कर में सरकार कहीं चाहती ओपीएस चला जाए पीछे, नेपथ्य में इसी में चर्चा करें और कहे ये इससे अच्छा है। हमें इसके झमेले में पीछे वाले भाई एक बार बोलो, क्या चाहिए? ताकत से बोलिए, क्या चाहिए? ताकत से ओपीएस। क्या चाहिए? भाई ये लाइव के लोग बैठे होंगे यार, उनको भी तो सूचना जानी चाहिए कि विश्वकर्मा भवन में आज हुंकार भर दिया है विष्णु भाई पटेल और उनके तमाम साथी लोग कि आने वाले समय में गुजरात में एक व्यापक और बड़ा आंदोलन पुरानी पेंशन का गुजरात के अंदर होने जा रहा है। कि मैसेज को जाना चाहिए। ध्यान रखना है, लाइव में लोग जब आते हैं, मेरा तो फोन हमेशा 24 घंटे संलग्न रहता है। 24 घंटे में कहाँ जा रहा हूँ मुंबई में सरकार को पता रहता है। लाइव में लोग इसमें बैठे होंगे और जानते हैं, मजे की बात बताऊंगा आपको, इस लड़ाई का आनंद लाइव वाला भी जानते हैं। रिपोर्ट जब आपकी कम होती है तो ज्यादा लगा फेंकता पेंशन आंदोलन, सिर्फ पेंशन आंदोलन जानते भी हो। हमको फोन करके विजय बंधु जी आप गुजरात आए थे? हम कहे हाँ, हम भी पीछे बैठे थे। हमने कहा क्या रिपोर्ट क्या लगाई? कहा मैं 2016 का हूँ सर, हम भी चाहता हूँ ओपीएस लागू हो जाए। रिपोर्ट शानदार गई है। ये पुरानी पेंशन का आंदोलन सरकार के सिस्टम को तोड़ देता है। एक नहीं 1000 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक बार दिल्ली गया, संसद भवन घेरने लगा, संसद भवन बढ़ गया, हम लोग आगे बढ़ने लगे, दिल्ली पुलिस के लोग रोकने लगे। पैरामिलिट्री के लोग लागे थे और पैरामिलिट्री का एक भी आदमी विजय बंधु को पहचानता है। वो कहता मैं गोली तो चला सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। कोई बंदा है तो हमारी बात बोल तो रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए। और मैं जब आगे बढ़ा संसद की तरफ तो पुलिस दिल्ली के लोग नहीं थी, लेकिन जानते हैं वो अर्धसैनिक बल हमको नहीं रोक रहा था, पुलिस वाले को समझा रहा लड़ाई हो चूतिया हो, अरे लड़ाई जब जीतेगी तो हमें मिलेगा, जाने दो। लड़ाई बहुत शानदार है, पूरे सरकार के सिस्टम को अपने पास है, बस थोड़ा सा हमें एकता दिखानी है, ताकत दिखानी है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ओपीएस की लड़ाई लड़ना जरूरी है नहीं जरूरी है? जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ध्यान रखना, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। मैं कह के जा रहा हूँ गुजरात के लोगों, ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, ये पीढ़ियों की लड़ाई है। जो ओपीएस में है उनको भी, जो नहीं है उनको भी, सबको मिलकर लड़ने की लड़ाई है। क्यों? मैं बात 7-8 साल पहले जब कहता था पूरे देश में जा जाके, तो तमाम बुजुर्ग लोग ऐसे कहते थे मुझे तो पेंशन मिलती, मुझे क्या लेना देना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन कुछ लोग कहते थे मुझसे क्या मतलब है, हमने कहा नहीं आपसे भी मतलब है, क्योंकि पीएफआरडीए बिल के नियम में है जैसे वेतन का पुनरीक्षण होता है वैसे पेंशन का पुनरीक्षण हो सकता है, और पीएफआरडीए बिल में उसमें लिखा हुआ है आपकी भी पुरानी पेंशन बंद की जा सकती है, उसका सदन ने पास कर दिया। अलग से उसके लिए कोई कानून नहीं लाना। और उसका पहला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, पहला प्रयोग वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों को बाहर किया जा रहा है। गलत है तो नहीं, क्या गलत है क्या? 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को उसके लाभ से वंचित करने की तैयारी है। धीरे धीरे काटा जाएगा, बारी सबकी आएगी, कभी हमारी आएगी कभी आपकी आएगी, तो हमारी जरूरत है हमें एक हो जाए। ये लड़ाई पीढ़ियों की मैं नहीं कहता। आप पेंशन में होंगे, आपका बच्चा बाहर जाएगा, आपका बेटा आपकी बेटी बाहर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? एक बार सब लोग हाथ ऊपर करिए, आप सारे लोग उधर भेजे दिखा दो, हाथ ऊपर करिए। अगर जाएगी तो सबकी जाएगी ना। आपके बच्चे भी तो एनपीएस में आ जाएंगे। आप अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते क्या? क्यों नहीं लड़ना चाहते? पूरी जिंदगी को आप उनके लिए काम कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे, शादी ब्याह कर रहे हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी की जिम्मेदारी पड़ोसी देगा क्या? आपको ही लड़ना पड़ेगा। ये सभी की लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप सबको हम आमंत्रण देने आए हैं, हम निमंत्रण देने आए हैं। एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज तमाम संगठनों के समन्वय मंडल के लोग यहाँ हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, गुजरात को आप मजबूत करिए, गुजरात को आप आगे लड़ाई बढ़ाइए। हमारा जहाँ सहयोग रहेगा, एनएमओपीएस का जहाँ सहयोग रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आपसे निवेदन करने आया हूँ। एनएमओपीएस पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें विभाग का विषय नहीं है, उसमें यहाँ वहाँ राज्य का विषय नहीं है। उसकी घोषणा हुई है 5 सितंबर को हम सब सामूहिक उपवास पर जा रहे हैं। क्या आप भी साथ देंगे? क्या आप भी साथ देंगे? क्या शिक्षक दिवस जो सम्मान का विषय हमारे होता है, हम सबके सम्मान के विषय, उस दिन उपवास एक संकेत देश को हम देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं कि शिक्षक जो हमारे सम्मान का दिवस है उस दिन हम भूखे रह रहे हैं। किस लिए? ओपीएस के लिए उपवास, ओपीएस के लिए। आप अपने स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, घर रहो, जहां भी रहो, उस दिन पूरा का देश उपवास में रहेगा। इस संदेश देने के लिए हमारे लिए ओपीएस कितनी बड़ी चीज है। और एक निवेदन और, आप सब जैसे अशोक भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, यहां से कोई साथी दिल्ली में थे क्या 1 अक्टूबर 23 को? 1 अक्टूबर 23 को दिल्ली में थे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कम से कम कुछ हाथ तो उठे। आप कल्पना करो 2 हाथ उठे हैं, अगर सब के सब हाथ उठा के अगले कार्यक्रम में दिल्ली आ जाएंगे तो क्या नजारा होगा? अगले कार्यक्रम में दिल्ली आ जाएंगे, उसको मैं बता देना चाहता हूँ। 1 अक्टूबर 23 आप दिल्ली गूगल पे जाओ, डाल दो 1 अक्टूबर 23 दिल्ली रैली। भारत के ट्रेड यूनियन के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली 1 अक्टूबर दिल्ली में हमने करके दिखाया है। तो मैं आप सबका विषय हो रहा, और वो रैली ऐसी नहीं थी। उसी के बाद सरकार के कान खड़े हुए, उसी के बाद यूपीएस की प्लानिंग करना शुरू किए। अगर कुछ कर्मचारी नेता, मैं खुद कहता हूँ, कुछ कर्मचारी नेता गद्दारी न किए होते तो आज हम सब ओपीएस में होते, हम सब ओपीएस में होते। वो लोग जाकर के साल बढ़ा करके प्रधानमंत्री का उन्होंने कहा चिंता न करिए, आप ये जो प्लान ला रहे हैं हम समझा ले जाएंगे। लोग समझा भी रहे हैं, थोड़ा हम आपको अलर्ट भी रहना है। आजादी की लड़ाई में चल रही तो तमाम लोग गद्दारी किए। आजादी के समय और आजादी के बाद जब भी कोई लड़ाई होती कुछ गद्दारी करते, गलत तो नहीं कह रहा संजय भाई? अगर उस समय दिल्ली रैली के बाद ये मठाधीश कर्मचारी नेता प्रधानमंत्री से चूक कह के आए होते कि देश का कर्मचारी ओपीएस मांगता है, उसमें सरकार बहुत दबाव में थी, ओपीएस लागू हो गई, पूरे देश लागू हो गया। ओपीएस का संघर्षों का इतिहास रहा है। हमने राजस्थान, हमने छत्तीसगढ़, हमने झारखंड, हमने हिमाचल लड़के ओपीएस बहाल कराया है। 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पुनः बहाल हुई, पुनः बहाल हुई। आप जाके पता लगा लेना, ये ओपीएस के संघर्षों का और आपके साथ देने का नतीजा है। थोड़ा और हिम्मत दो, थोड़ा और साथ दो। मैं आपसे कहने आया हूँ, गुजरात के भाइयों ध्यान रखना, मैं बड़े विश्वास और फख्र से कहता हूँ, थोड़ी और हिम्मत और साथ देना। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, 110% होगी।
उसके तरीके हैं, उसकी रणनीतियां हैं। जैसे हमने रणनीति बनाई, लोग कहते हैं हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम मुद्दा भूल जाते हैं, हम मुद्दा भूल जाते हैं। हमने जिन राज्यों के अंदर पेंशन बहाल कराई वहां हमने एक बहुत सशक्त नारा दिया, वोट फॉर ओपीएस। पंचायत का, तालुका का जहां भी चुनाव होगा, जो पेंशन की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा नारा 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल कराने का रास्ता नहीं। वोट फॉर ओपीएस। हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने किसी विरोध की बात नहीं की, हमने इतनी कहा जो ओपीएस की बात करेगा मेरा और मेरे परिवार का वोट। क्या गलत है? अब और लोग कहेंगे ये राजनीतिक बात है। मित्रों, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, इस देश में हर चीज राजनीति तय करती है, हर चीज राजनीति तय करती है। अरे आप ओपीएस से एनपीएस में आए, किसने तय किया? राजनीति ने तय किया, वही सदन ने तय किया, वही नेता लोग तय किए। तो लोग कहते हैं अरे मास्टर होकर राजनीति कर रहा। एक पैमाना आज मैं गुजरात से ऐलान करने आया हूँ, कहते मास्टर होकर राजनीति करता है। ठेला वाला राजनीति करे, मास्टर राजनीति न करे, ये अच्छा परिभाषा आपने सिखा दिया। हाँ, मैं मास्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, राजनीति करूंगा, अपने मुद्दे के लिए राजनीति आप करते हो, हम भी करेंगे। गलत तो नहीं करा? आपको पार्टी टिकट नहीं देती, आप भाग जाते हो। आपको विधानसभा लोकसभा टिकट नहीं, आप भाग जाते हो। आप स्वार्थी नहीं हो क्या? आप राजनीति नहीं कर रहे हो क्या? हमें जो पेंशन देगा हम उसे वोट देंगे। इसमें कौन सी राजनीति है? और राजनीति है 1000 बार करूंगा। और एक ही वोट फॉर ओपीएस का हिमाचल के जयराम ठाकुर ने विजय बंधु की टीम को चुनौती दिया। अगर आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोला था लोग कहते हैं नेता को पेंशन मिलती है, नेता को पेंशन मिलती है, कर्मचारी नहीं मिलती। तो उन्होंने बयान दिया आप नौकरी छोड़ के नेता बन जाइए, विधायक बन जाइए, पेंशन ले लीजिए। तो हमने उसका जवाब दिया था हम उसे भी ले सकते हैं और नहीं जाएंगे तब भी ले सकते। और उन्होंने नारा जो दिया कि अगर आप कर्मचारी विधायक का चुनाव लड़िए। हमने कहा जयराम ठाकुर अगली बार हम अपनी पेंशन की व्यवस्था तो करेंगे, हम निर्दयी नहीं है, आपको पेंशन दे के विदा करेंगे, पेंशन दे के विदा करेंगे। और पेंशन हिमाचल में पूरी चुनौती के साथ हम लोगों ने लिया। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा हिमाचल के लोगों ने। जब मुद्दे की बात आई, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब भूल गए, एक ही बात नीचे से ऊपर तक जो ओपीएस की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। और हिमाचल में हमने चुनौती देकर सरकार हराई। और खुशी की बात बताऊंगा आपको, ओपीएस वहां लागू कहा नहीं पता, लागू ही नहीं, लागू नहीं पता। अरे नहीं, हिमाचल में पेंशन लागू हुई ओपीएस नहीं पता? पता है ना भाई, एनएम ओपीएस का संघर्ष है, एनएम ओपीएस की लड़ाई है, उसका फार्मूला है। और वहां क्या हुआ? मैं जब गया एक बार विष्णु भैया, मैं वहां गया, एनपीएस जैसे आप गुजरात में, एनपीएस वाले गुजरात में है, ओपीएस वाले गुजरात में नहीं। हाँ, संघर्ष होगा आने वाले टाइम में ओपीएस वाले गुजरात में आने का मौका मिले। तो ऐसे मैं हिमाचल गया तो एनपीएस वाला हिमाचल था, एक साथी आए, कहें सर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, 1600 रुपए सर 1600 रुपए एनपीएस पा रहे थे। कहे सर 2 बेटियां की शादी ब्याह नहीं कर पाया हूँ, 1600 रुपए एनपीएस मिलता है, आप कल्पना करिए कैसे घर परिवार चलाता है। बड़े रोते हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए। हमने उनके सर पे हाथ रखा, हमने कहा बहुत चिंता न करिए, हम लोग खून पसीना अपना लगा रहे हैं, अगर सब अच्छा रहा तो एक दिन आप ओपीएस में आएंगे। ये बात कह के मैं आया था। और जब हिमाचल लागू हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह किया। शिमला में 1 लाख लोगों के बीच में हमने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। और वो बुजुर्ग फिर मिले, कहे बाबूजी अब तो मामला आगे बढ़ गया। 3, 4, 5 महीने बाद जब सिस्टम लागू हो गया, उन्होंने हमको फोन किया, कहा सर आज हमारी पेंशन आई है और 32,000 रुपए पाया। 32,000 रुपए, 32,000 रुपए, जो 1600 रुपए पाता था वो 32,000 रुपए अब परिवार चला सकता है, बच्चों को खिला सकता है, किसी किराए के मकान में रह सकता है। 32,000 रुपए। राजस्थान की एक महिला ने फोन किया, विजय बंधु बोल रहे, हमने यहाँ कहाँ से बोल रहे? राजस्थान से। उन्होंने कहा मैं राजस्थान से, हमने आप यहाँ तो ओपीएस बहाल हो गए, विजय बंधु क्या जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं साहब आप एक फोटो मुझे भेज दीजिए। हमने कहा क्या करेंगे? कहे सर वो फोटो घर लगाएंगे तो हमारी नाती पोता है उनको बताएंगे, इसी की बदौलत हमारी बुढ़ापे की राजनीति करेंगे।
किस्से कहानियां इस देश के अंदर बन गई है। तो आप विश्वास रखिए गुजरात में भी एक पेंशन बहाल होगी। अब गुजरात में मैं बात कर लूँ, लगभग 7 लाख कर्मचारी है नेपाल में, लगभग 7 लाख है। कितने हैं? 7 लाख के आसपास है। एनपीएस ओपीएस सब मिला करके उसे यहाँ तो निजीकरण का बढ़िया प्रकोप है गुजरात में। हमने सुना था प्राइवेट गुजरात, विज्ञापन आता था प्राइवेट गुजरात, यहाँ आगे देखा प्राइवेट गुजरात है नहीं है। अच्छा, जब यहाँ की बात होती चुप हो जाते हैं, मामला क्या है? मामला क्या है? यहाँ जब आया तो मैंने निकाला प्राइवेट गुजरात, तो मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप संघर्ष करो। 7 लाख लोग, थोड़ी ताकत समझो, 7 लाख लोग हैं। एक घर से 5 लोग मान लेते हैं, कितने लाख हो गए? कोई गणित का टीचर है? 35 लाख लमसम 35 लाख लोग हैं। और पूरे मतदान का अगर आप कैलकुलेशन करें तो यही 35 लाख हार जीत तय कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि आप तो भाजपा का विरोध कर रहे हो। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा हमारे मुद्दे का विरोध कर रही है। ओपीएस का विरोध कौन कर रहा है? अभी संसद में 4 दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा ओपीएस नहीं लागू करोगे। हम विरोध में नहीं है, वो विरोध में है, और वो हमारे मुद्दे के विरोध में है। तो मैं ठोक के कहता हूं, मैं आपके विरोध में रहूंगा। 35 लाख चुनाव जीतने का समीकरण 1-2% होता है, 1-2% होता है। आप तो कई परसेंट हो। यहाँ कोई प्राइमरी का टीचर है क्या? बेसिक वाले 1%, और आप कितना हो? 35%। मैं तो कहता हूँ कर्मचारी किसी सरकार को बना और बिगाड़ सकता है। इतनी बड़ी कुपत हमारे में है, इतनी बड़ी कुपत है। लेकिन आपको तैयार बेसिक का कोई टीचर, बेसिक है? टीचर शिक्षक कोई है? चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, प्राइमरी का मास्टर की होता है। बीएलओ कौन बनता है? सरकारी कर्मचारी बीएलओ, प्राइमरी का मास्टर बीएलओ। अरे आप जो एवीएम बीवीएम सेट करते हो, आप जानो अगर प्राइमरी का मास्टर कर्मचारी ढंग से सेट कर देगा तो आपका बेढंग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम बनाने बिगाड़ने के लिए, और ये बात मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया, राजनेता न्याय अन्याय धर्म अरम कुछ नहीं, उसकी जीत हार में आप फर्क डालोगे तो सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। और यही मर्म को मैंने पकड़ा। अगर नेता को पता चल जाए ये वर्ग हमें हरा देगा, फिर आपकी बात सुनेगा। अगर समझेगा नहीं कुछ नहीं होगा, तो आपकी बात तो सुनने वाला नहीं है। आप ओपीएस 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 चिल्लाते रहे 100 साल, नहीं होगा। उसको एहसास कराओ कि तुम्हारा नफा नुकसान, हम तुम्हारा नफा नुकसान, और नेता एक ही बात डरता है, हार से। हार से के डरता है, पता है आपको, सिर्फ हार से। तो आप सब में ताकत है, हिम्मत है, थोड़ा एकजुट होइए। और मैं गुजरात के तमाम संगठनों से अपील करना चाहता हूं, आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। राष्ट्रीय लेवल पर आप सब एनएमओपीएस आपका स्वागत करता है, उसमें आप सबसे अपील करने आया हूं। एक बिंदु और रह गया, उसकी बात करके खत्म करूं। बहुत सारे लोग हैं, जल्दी ज्यादा तो नहीं हो जाना है, अगर ज्यादा हो जाए जल्दी बस 2 मिनट में खत्म कर देंगे अपनी बात। मैं आप कहें कि बहुत बोर कर रहा है, बोर समझते बोर, जब न आप बोर कराते हैं, क्या बोलते हैं आप, बोर कराते हैं, तो उससे जो बोर करता है उससे आप क्या करते हैं, और बोर करना। और जिससे अधिक बोर होगा तो स्वच्छ जल नहीं मिलेगा। आप अगर बोर हो रहे हैं तो ओपीएस मुक्ति जल नहीं मिलेगा, हमें कोई चिंता नहीं। निजीकरण पे आता हूं, प्राइवेटाइजेशन। कितने लोग सहमत हैं कि निजीकरण होना चाहिए? कोई हाल में, कोई व्यक्ति, एक कितने लोग निजीकरण के विरोध में हैं? दिखाओ, निजीकरण विरोध में सारे लोग। वहां कमेटी बनती है, कितने बैठा के, अरे हाथ उठवा लो यार पूरे देश से, एक बार यहाँ साथ निजीकरण खिलाफ है या नहीं?
और जिनको नहीं समझ में आता निजीकरण में बताना चाहता हूं, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ, जिस दिन सरकारी स्कूल सरकारी संस्थान खत्म हो जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। यहाँ सब लोग नौकरी में है ना, नौकरी में सब नौकरी पेशा है ना, बोल नहीं रहे भाई। अच्छा, हमको लगता है प्रधानमंत्री जब आते हैं तो बोलते हैं, आप सुन लेते हैं, आदत बन गई। एक तरफा मामला, वन वे, नौकरी में है। मैं निजीकरण पे बहुत डर बताना चाहता हूँ। आप अपनी अपनी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए नौकरी हटा लीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए कि मेरे जीवन में नौकरी नहीं। फिर आप अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारा हैसियत को आप कैलकुलेट करिए, जीरो जीरो। हमारी आपकी हैसियत अगर आज है किसी नौकरी के दम पर, हम लोग लोअर मिडिल क्लास चाहते हैं। हमारे आपके इतना खन्ना सेट नहीं, किसान मजदूर के दुकानदार के बेटे हम हैं। हम आप अपन नौकरी से हटा दें तो हम जीरो हो गए। जीरो नहीं, अपनी पीढ़ियों से भी नीचे हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं? मेरे पिताजी 5 भाई, 10 बीघा खेत, एक के हाथ में कितना आया? 2 बीघा। मैं 3 भाई, मेरे खाते में कितना आएगा? 1 बीघा भी नहीं आएगा। अगर नौकरी हटा दो तो अपनी पीढ़ी से नीचे चले जाएं। और निजीकरण इसी सरकारी नौकरी का इंसाफ है। आपको निजीकरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप अपने बच्चे को 5,000 रुपए फीस दे के पढ़ा रहे हो, आपका बच्चा जब जवान होगा तो आउटसोर्सिंग सबीना में 5,000 की नौकरी करेगा और आप उसे उम्मीद करेंगे मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। अरे 50,000, 1 लाख में हम श्रवण कुमार नहीं हो पाए और 5,000 वाले से श्रवण कुमार को उम्मीद न करिएगा। ये है निजीकरण, ये है निजीकरण और इसी देश के खिलाफ होगा। और निजीकरण और रफ्तार बढ़ाई गई कि ओपीएस न देना पड़े। सरकारी नौकरी में तो ओपीएस देने नहीं, तो निजीकरण उसका तंत्र है, उसका षड्यंत्र है। तो आप सब इस बात को समझिए, निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन के समर्थन में गुजरात के साथियों खड़े हो जाइएगा। और हम तो विष्णु भाई से निवेदन करूंगा, 4 राज्य में पेंशन बहाल हुई है, आप टारगेट ले लो, अगला राज्य गुजरात। आपको लगता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। पहले बहुमत की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, अब मजबूत सरकार है या नहीं? और उसका एक नजारा मैं 25 नवंबर को दिखाऊंगा। कितने लोग 25 नवंबर दिल्ली आने को तैयार हैं? आएंगे? किसके लिए? विजय बंधु के लिए, प्रेमचंद के लिए, विष्णु भाई के लिए, अपने अपनी पीढ़ियों के लिए हमें आना है दिल्ली। 25 नवंबर दिल्ली, 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर दिल्ली। और आपकी दिल्ली की जो रणनीति है बहुत खास है। अगर आप सब साथ दे देंगे तो हमको लगता है आपकी आर पार हो जाएगा, आपकी आर पार हो जाएगा। तो आपने हमें इतना सुना, कोई बात आपको कड़वी लगी हो, कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन दिल में दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, उसी पीड़ा के आपके बीच में कहा हूं। लास्ट चलते चलते नौकरियां यहाँ वैकेंसियां खाली है, सब नहीं, सरकारी विभागों में नौकरियां खाली है, वैकेंसी खाली है नहीं खाली? चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं यहाँ नहीं है? सरकारी पद खाली है नहीं खाली? 1,000-2,000 कितना खाली है? लाखों लाख वर्षों से आपने सहमति दी है, खाली है ना? अच्छा, एमपी एमएलए कितनी सीट खाली है? एमपी एमएलए कितनी सीट खाली है? अपनी सीट एक खाली नहीं रखना है, लेकिन जो गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा है उसका लाखों लाख सालों साल खाली रखना है। ये निजीकरण की खेल है। समझ में आ रही है? आप भी अपना मत खाली रखिए। अभी उपराष्ट्रपति पता नहीं कहां गायब हो गए अचानक। हम तो सोचे झारखंड है, झारखंड में, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। अचानक राष्ट्रपति की गायब, उनका चुनाव शुरू। हमारे यहाँ लाखों पद खाली, उसका कोई सिलेक्शन नहीं है या नहीं? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं
उनको सुनना है। एक बार नारा लगाएंगे, आप सब भी साथ देंगे। आप बोलेंगे ओपीएस पुरानी पेंशन, आप बोलेंगे बहाल करेंगे और आप पूरी ताकत से आप उधर थोड़ा कर दीजिएगा, पुरानी पेंशन तो भारत का ही भाई, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, निजीकरण, 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 इंकलाब, इंकलाब, पुनः महात्मा गांधी और सरदार पटेल की नमन करता हूँ और विष्णु भाई और की पूरी टीम का धन्यवाद और शुक्रिया।